स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम आज हुआ है आप लोगों का, उसका आंसर की देखने वाले हैं। सॉल्व करवाने वाला हूँ इस पेपर को मैं। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, पेपर के पैटर्न को आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई क्या पैटर्न रहेगा। टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले थे, है ना। और कितने खंडों में हमारा पेपर बटा हुआ था, कितने मार्क्स का होने वाला था, ये सब आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, पेपर की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान था ये मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर, बहुत ही हलवा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल के वीडियोस को देखा होगा, वीडियोस के अलावा भी मैं अगर आपको बोलूँ ना कि आप लोगों ने अगर सिर्फ 1 घंटे की वन शॉट जो मैंने बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर उसको भी देख के गए होगे ना, तो भाई सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तुम्हारे सही होंगे, है ना। एमसीक्यू ज़्यादा थे नहीं, 12 एमसीक्यू थे मात्र। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपने भाई मचा डाला होगा अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, तो इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ऐसे अगर क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे 70+ नंबर नहीं आ रहे ना भाई, तो अभी ना तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यार। 70% कम से कम, मतलब 80 में से 70 कम से कम आने चाहिए। 70+ आपको अगर आ रहे हैं तो फिर आप सही में, अभी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही से मेहनत कर रहे हो। अगर नहीं तो फिर भाई आपको अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे पास 5-6 महीने बचा हुआ है, अभी से भी हम मिड टर्म के बाद से भी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। हो सकता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में खास करके एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करूँ, इसमें स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स मैं दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े रहना है, सभी वीडियो को देखना है और इस चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना है। इसके अलावा इस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं आज के पेपर में, वो भी आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं वीडियो देखने के बाद, है ना। पहले आप आंसर चेक कर ले एक बार, उसके बाद आप मार्क्स बता देना कि भैया हाँ इतने के आसपास हमारे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिए गए कोड से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब आपको पहले तो भाई सारी घटनाएं देख लेनी है। जैसे कि पहली घटना दे रखी है, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। तो आपको पता है कि भाई 2001 में शामिल हुआ था ये, है ना, चाइना। चीन में खेती का निजीकरण, तो खेती का निजीकरण 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था। चीन द्वारा खुले द्वार की नीति की घोषणा, ये आपको पता है 1978 में हुआ था, देंग स्वाम्पेंग के नेतृत्व में। चीन द्वारा अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया गया। कब किया गया था? 1972 में। तो आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। पहले नंबर पे ये डाल दो, दूसरे नंबर पे ये डाल दो, तीसरे नंबर पे उल्टा कर दो, है ना। जैसे आप डेट मिला रहे हैं, सारा डेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, है ना। पहले नंबर पे हमारा चौथा आना था, उसके बाद तीसरा आना था, उसके बाद दूसरा और उसके बाद पहला आना था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। तो सबसे पहले कथन को देखना है, उसके बाद कारण को पढ़ना है और आपको ना रिलेशन भी देखना है। जैसे आपको लगेगा कथन और कारण में रिलेशन है, तो आप हमेशा ये ऑप्शन जो दे रखा होता है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ये वाला ऑप्शन आप ज़्यादातर लगा के आएंगे, ठीक है, कथन कारण वाले में। तो पहले हम अभी कथन को पढ़ लेते हैं। अभी कथन है कि भाई अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था। तो भाई बिल्कुल दिया था। यूरोपीय संघ की हम बात करें तो नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, है ना। कारण है कि अमेरिका ने अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी। दोनों ही सही है और दोनों में आपको थोड़ा सा रिलेशन भी नज़र आ रहा है ना, कि इसमें यूरोपीय संघ की बात हो रही है और जो यूरोपीय संघ को जो अमेरिका ने जो मदद दिया था उसकी बात हो रही है। तो दोनों में रिलेशन भी मेरे को लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बाकी अगर आप कोई और ऑप्शन लगा के आए हैं मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर की अगर मेन आंसर की मेरे पास पहुंचता है तो मैं आपको पिन करके आंसर बता दूंगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से कथन और कारण वाला ही है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जी हाँ, बिल्कुल है ना। कारण दे रखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तो बिल्कुल भाई ये भी सही है ना। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए एक मतलब लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि इससे इतने लिमिट में रह के वो देश करेगा जो क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते को मानेगा। तो ये भी सही है और दोनों में रिलेशन भी मेरे को लग रहा है कि भाई जो आपका दोनों में ही क्योटो प्रोटोकॉल की ही बात हो रही है। तो इसमें भी मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन ए के साथ कि भाई जो अभिकथन और कारण है दोनों सही है और जो कारण है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा इसमें भी, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं कथन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है ना, सही वाला नहीं सेलेक्ट करना। ठीक है, तो पहला है भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय था। बिल्कुल सही है भाई ये तो। भारत और चीन में व्यापारिक संबंध है, हाँ है भाई। हमारे देश में बहुत सारे भाई जो सामान है वो चाइना से आता है, चाइनीज़ माल का हम यूज करते हैं, आपको मालूम है ये बात। सी है भारत और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। बिल्कुल है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं हम दोनों ही देश। भारत और चीन दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ये गलत है भाई। देखो भारत में तो लोकतांत्रिक प्रणाली है लेकिन चाइना में नहीं है ना। चाइना में एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, एक पार्टी का वहाँ पे दबदबा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो ऑप्शन लगाना था डी लगाना था। ठीक है, चौथे का डी था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। देखो वैश्विक स्तर पर जो वित्त व्यवस्था की देखरेख करने का जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है वह कौन सा बैंक है जो वैश्विक मानव विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण विकास, वैश्विक मानवीय विकास के लिए जो काम करता है वो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी लगाएंगे। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे इनका जो डेट है, मतलब कार्यकाल का जो वर्ष है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करें तो 9 वर्ष का होता है ना। जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, इनका कार्यकाल आपको पता है कितने सालों के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है, तो ये तीसरे में चला जाएगा। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इनका जो काम है आई थिंक ये होता है आपका 3 सालों के लिए। ठीक, और सचिवालय का जो काम है वो होता है 5 वर्षों के लिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ए का जाएगा दूसरे के साथ, बी का जाएगा तीसरे के साथ, सी का जाएगा आपका चौथे के साथ और डी का जाएगा आपका पहले के साथ। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भी लगा के हैं भाई उनका सही है। आठवां है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो भाई सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरों से आज़ादी, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा है। तो भाई देखो वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो जाहिर सी बात है कि समुद्र के आसपास का जो एरिया होगा उसको सबसे ज़्यादा खतरा होगा, है ना। तो समुद्री तटीय क्षेत्र को ज़्यादा खतरा होगा। ऑप्शन सी आप यहाँ पे सही लगा के आए हैं, मतलब सही होगा हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद है निम्नलिखित रिक्त स्थान को नीचे दिए गए किसी उपयुक्त पद से भरिए। तो पहले आपको पढ़ना है भाई, ये रिक्त स्थान को हम देख लेते हैं। केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाएगा जिससे जीवन के डैश को खतरा होगा। तो डैश यानी कि यहाँ पे केंद्रीय मूल्य आना था, है ना भाई। जो हमारे जीवन के जो केंद्रीय मूल्य होते हैं उसको अगर खतरा होगा तो तभी किसी चीज़ को हम सुरक्षा पर खतरा मान सकते हैं। तो केंद्रीय मूल्य, है ना, केंद्रीय मूल्य वाला जो है आपका ऑप्शन डी है, यानी कि 10वें का ऑप्शन डी होना था। उसके बाद आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन है विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों के विश्व के विभिन्न भागों से आवाजाही को आसानी डैश में हुई तरक्की के कारण संभव हो पाया है। यानी कि दुनिया में जो आप वस्तु, विचार, लोगों का आना जाना देखते हैं वो किसके वजह से इतना तेज़ी से हो पाता है। तो भाई प्रौद्योगिकी की वजह से हो पाया है ना। तकनीक में जो उन्नति तरक्की हमने की है इसी की वजह से हो पा रहा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है सही था। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे भाई, बहुत ही आसान, सुकुमार सेन, है ना। तो ऑप्शन बी आपका 12वें का ऑप्शन बी सही था। अब आ जाते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। आसियान शैली से क्या आशय है, आसियान के क्षेत्रों ने इसे क्यों अपनाया। तो देखो आसियान शैली में क्या है कि आसियान ने क्या किया है, टकराव रहित, है ना, अनौपचारिक, तो मतलब जो भी उसने अपनी न्याय की जो भी एक तरीके से न्याय करने का जो भी एक तरीके से एग्जाम्पल पेश किया है, सारे समस्याओं का समाधान उसने बिना युद्ध के, है ना, बिना टकराव के किया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आसियान शैली बोलते हैं। और इसने मतलब इसको आसियान शैली को आसियान के देशों ने इसलिए अपनाया ताकि आसियान के देशों में मेल मिलाप बना रहे, शांति का वातावरण बना रहे। बनाने वाला आंसर था, बना के लिख सकते थे। उसके बाद है निषेधाधिकार या फिर वीटो पावर किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व है। तो भाई वीटो पावर का मतलब है मना करने
कि एक तरीके से शक्ति, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वीटोधारी 5 देश है उनको ये पावर दी गई है और वो इसके मदद से संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी फैसले को बदल सकते हैं, है ना। सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व है, तो आपको महत्व में यही लिखना है कि भाई वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य देश है, वो किसी भी फैसले को जब चाहे बदल सकते हैं, है ना। इसमें आप ये बता सकते हैं। उसके बाद है मानवाधिकार के किन्हीं 2 प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भाई मानवाधिकार में आप राजनीतिक अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार होते हैं, ये हमारे मानवाधिकार है, इसके बारे में आप इसमें लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा जल युद्ध से क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। तो भाई आपको पता है कि 21वीं सदी में ऐसा माना जाता है कि जो युद्ध के जो कारण रहेंगे, जो देशों के बीच में संघर्ष का जो कारण रहा वो जल ही रहा है ना। जल की वजह से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुए हैं, जैसे कि फरात नदी, उदाहरण के लिए आप फरात नदी की बात कर सकते हैं। जल को लेकर जो युद्ध होगा उसको हम जल युद्ध बोलेंगे, ठीक है। और 21वीं सदी में ये बहुत ही मतलब बड़ी समस्या मानी जा रही है इसको। और इसमें एग्जाम्पल आप फरात नदी के बारे में बता सकते हैं कि जो इराक है ना, सीरिया है, जो तुर्की है, उनके बीच में फरात नदी का जो जल बंटवारा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते थे, 2 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। तो भाई वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह, इसमें वस्तु, सेवा, है ना, विचारों का मुक्त रूप से प्रवाह होता है एक देश से दूसरे देश में। तो इसमें आप वैश्वीकरण के बारे में ये लिख सकते थे। उसके बाद 18वां क्वेश्चन था, सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी। देखो भारत में सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक सरकार मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी वो केरल में बनी थी। और कब बनी थी, तो 1957 में, ठीक है, 1957 केरल में बनी थी, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही लिखना था आपको। अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं, वर्णन कीजिए। भाई बहुत आसान था। सुरक्षा परिषद की सदस्यता अगर किसी भी देश को पाना है तो भाई सबसे पहले वो एक विशाल आबादी वाला हो, एक विशाल क्षेत्र वाला देश होना चाहिए, है ना, आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, मजबूत हो, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों को मानता हो, अपनी संस्कृति की दृष्टि से, अपने भूगोल की दृष्टि से पूरे विश्व मतलब विविधताओं का जो नुमाइंदगी है वो करता हो, है ना, विविधताओं से भरा हुआ देश होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप इसमें 4-5 पॉइंट आप लिख सकते थे, 6 पॉइंट लिख सकते थे। उसके बाद अगला है 20वां क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन क्या है किसी देश को, इसे कायम करने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। देखो शक्ति संतुलन का सिंपल मतलब होता है कि दूसरे देश से अपने शक्ति को बराबर कर लेना, है ना, शक्ति संतुलन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे भारत का एग्जांपल आप दे सकते थे कि भारत जब अपने चारों तरफ देखता है तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि हथियारों से लैस है, खतरनाक हथियारों से लैस है, कुछ देशों के पास परमाणु हथियार भी मौजूद है। तो इसलिए भारत शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा, नए नए हथियार बनाएगा या फिर दूसरे देशों से नए हथियार खरीदेगा, वो, है ना, आयात करेगा और शक्ति को संतुलन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये शक्ति संतुलन के उपाय में आप लिख सकते हैं, हथियार खरीद सकते हैं, हथियार बना सकते हैं, है ना, ये है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की असफलता के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में आप सोवियत प्रणाली के नकारात्मक विशेषता या फिर सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ उसके सारे पॉइंट्स आप डाल सकते थे, है ना। तो सोवियत प्रणाली असफल इसलिए रहा क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, है ना, रूस का दबदबा था, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, है ना। इसके अलावा जो सरकार थी वो लोगों के लिए अच्छे प्लान्स नहीं बना पा रही थी, लोगों के लिए योजनाएं नहीं बना पा रही थी, अपने संसाधनों का वो गलत यूज कर रही थी, है ना। जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उस पर खर्च कर रही थी अपने साथ में लाने के लिए उनको। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे, सोवियत संघ के विघटन वाले कारण ही इसमें आपको कहीं ना कहीं डाल देना था, या फिर उसकी जो नकारात्मक विशेषता थी वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, इस मॉडल को किसने किस देश में निर्देशित किया। तो सबसे पहले आपको शॉक थेरेपी के मॉडल के बारे में बताना। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी के इस मॉडल के कारण मतलब इस मॉडल के तहत जो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, सोवियत संघ के जो देश थे, उनको समाजवादी से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण करना था, यानी कि समाजवाद से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। इस मॉडल को किसने किस देश में निर्देशित किया। तो इस मॉडल को अमेरिका ने निर्देशित किया था, या फिर इसमें
अमेरिका के साथ साथ आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। उनके द्वारा इस मॉडल को निर्देशित किया जा रहा था और जो सोवियत संघ के जो देश थे, है ना, उन देशों पर इस शॉक थेरेपी का जो मॉडल है उसको निर्देशित किया गया था। तो इस तरीके से आप इसमें आंसर लिख सकते थे। उसके बाद यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से उद्देश्य थे, स्पष्ट कीजिए भाई। यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से उद्देश्य थे? तो आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप को हुआ था, है ना। तो यूरोप के जो देश ये चाहते थे कि वो क्या करे, अब फिर से आपस में ना लड़े, है ना, आपस में सहयोग बना के रखे, एक दूसरे को विकास में सहयोग करे, है ना। जब युद्ध हो तो युद्ध में एक दूसरे का साथ दे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक संगठन बनाना चाहिए और इस वजह से यूरोपीय संघ का गठन हुआ, है ना। मेन कोई भी संगठन बनाया जाता है उसका मेन पर्पस होता है विकास करना, साथ ही साथ रक्षा करना। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे, थोड़ा सा स्टार्टिंग के स्टोरी वगैरह बना के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, उपयुक्त कथन को उदाहरण सहित समझाइए। तो चरणबद्ध, चाइना ने क्या किया था, अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला था। पहले उसने पूरी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे खोलना स्टार्ट किया। जैसे कि 1972 में सबसे पहले उसने अमेरिका के साथ संबंध बना के अपने राजनीतिक एकांतवास को ख़त्म किया। इसके अलावा 1973 की अगर हम बात करें, अगले ही वर्ष, है ना, 1973 में उसने क्या किया, आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे चाओ एल-9 के नेतृत्व में। फिर 1978 की अगर हम बात करें तो 78 में भाई नई आर्थिक नीति लेके आया और खुले द्वार की नीति देंग स्वाम्पेंग के नेतृत्व में अपनाया। उसके बाद खेतों का निजीकरण कर दिया 1982 में, ठीक है। उद्योगों का निजीकरण किया, सेज का निर्माण किया, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो इस तरीके से क्रम अनुसार सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर बच्चे लगभग कंफ्यूज हो गए और गलत आंसर लिख के आए हैं, मेरे को मालूम है, पर कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट आंसर आपको क्या लिखना था इसमें। देखो क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समरूपता एवं सांस्कृतिक विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो सबसे पहले सांस्कृतिक समरूपता का मतलब होता है दुनिया की संस्कृति जो है ना वो पश्चिमी संस्कृति में ढलती जा रही है। खास करके दुनिया की संस्कृति में अमेरिकी संस्कृति का छाप बढ़ता जा रहा है, इसी को हम सांस्कृतिक समरूपता बोल रहे हैं, है ना, जिसमें अमेरिका की संस्कृति में से संस्कृति ढलती जा रही है, ये पॉइंट बता सकते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण यानी कि विविधीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो संस्कृति है ना वो और ज़्यादा विशिष्ट होती जा रही है। विशिष्ट का मतलब यहाँ पे है कि संस्कृतियों में बहुत ज़्यादा अंतर अब देखने को मिलता है। जैसे कि भारतीय संस्कृति की हम बात कर ले, है ना, तो पहले हम भाई धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अब जीन्स, है ना, शर्ट पहन के घूमते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अमेरिकी संस्कृति का ही कहीं ना कहीं प्रभाव है, या फिर दूसरी संस्कृति, एक संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति में भी देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से एक संस्कृति काफ़ी विविध होती जा रही है, संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। इसी को हम सांस्कृतिक विभिन्नीकरण बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक संस्कृति ज़्यादा से ज़्यादा अब विशिष्ट होती जा रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पैराग्राफ पर आधारित था भाई, तो आप पैराग्राफ को पढ़िए, मैं सीधा आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाली संसद को कब भंग किया? तो भाई सीधा आंसर यहाँ पे भी दे रखा था, है ना, 2002 में। नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहुत सारे बच्चे भाई गलत करके आए हैं, माओवादी लगा दिए हैं, कुछ बच्चों ने माओवादी लगा दिए, लेकिन यहाँ पे सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, मैं दिखा देता हूँ। मोटे तौर पर अहिंसात्मक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस ने किया था, है ना, नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सप्तदल गठबंधन, हिंदी में सप्तदल गठबंधन हो जाएगा, इंग्लिश में आपका 7 पार्टी अलायंस दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन था वो सही था, ठीक है। उसके बाद है, नेपाल के माओवादी नेता नेपाल के संविधान में क्या शामिल करना चाहते थे? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा। नेपाल के संविधान में मूलगामी सामाजिक और पुनर्रचना के कार्यक्रम शामिल करना चाहते थे। इस पैराग्राफ में भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाना था, इस लाइन में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है 24वें का जो 4th क्वेश्चन है वो है, नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
असत्य कथन का भाई सिलेक्शन हमें करना है। पहले मैं सारे पॉइंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आई थिंक धर्मनिरपेक्ष तो भाई है। नेपाल में कई वर्ष तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, बिल्कुल भाई राजतंत्र रहा। माओवादी राजा के खिलाफ थे, माओवादी बिल्कुल राजा के खिलाफ थे भाई। वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्र है, हाँ भाई बिल्कुल लोकतंत्र है, अब तो वहाँ पे लोकतंत्र कायम हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरे को भी डाउट हो रहा है, पर मेरे हिसाब से इसमें आप धर्मनिरपेक्ष राज्य, नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, मेरे हिसाब से भाई ऑप्शन ए आपका होगा, ठीक है, क्योंकि शायद नेपाल एक अपने आप को हिंदू राष्ट्र बोलता है, ठीक है। पर आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे सर्च करके, या फिर आपको जो भी आंसर आपने लगा के आया है वो मेरे को आप कमेंट में बता देना इसका क्या आंसर होना चाहिए। बाकी मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भाई अपने हिसाब से बता देना, आप टीचर से पूछ लेना एक बार क्या है। बाकी मैं भी अभी जैसे ही आंसर की वीडियो बनाता हूँ उसके बाद गूगल पर सर्च करता हूँ, जो भी आंसर होगा मैं आपको पिन करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैप को देखते हैं। मैप आप सिंपल देख रहे हैं, मैप में क्वेश्चन दे रखा है और आपको यहाँ पे संबंधित वर्णमाला के साथ आपको राज्य के नाम लिखने थे। तो मैप में लोकेशन दे रखा है 4 लोकेशन। चलिए पढ़ते, पहला क्वेश्चन है, वह रियासत जिसने आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके दे रखे हैं, एक तो हाँ, तो यहाँ पे आपका वैसे तो सी देना था, ठीक है, पहले में सी आएगा। आपको पता है कि भाई जो हैदराबाद है उसने मना किया था, है ना, तो हैदराबाद का लोकेशन वैसे सी दे रखा है जो कि तेलंगाना राज्य में दे रखा है ना। तो हैदराबाद तेलंगाना, आप राज्य का भी नाम लिख सकते थे, पहले आप तेलंगाना और ब्रैकेट में हैदराबाद लिख के आप आ सकते थे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे राज्य का नाम आपको लिखना था तो राज्य का भी नाम लिख देते और हैदराबाद भी लिख देते आप। उसके बाद है जूनागढ़ रियासत से संबंधित राज्य, तो भाई गुजरात है आपका, है ना, ये वाला आपका था गुजरात। उसके बाद वह राज्य जहाँ 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो भाई कांग्रेस अधिवेशन जो है वो आपका नागपुर में हुआ था, और नागपुर किस राज्य में, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र नागपुर आप लिख सकते थे बी, है ना। संबंधित अक्षर आपका क्या हो जाता तीसरे का, तीसरे में आप संबंधित अक्षर में बी लिखते और यहाँ पे आप नागपुर महाराष्ट्र लिखते, ठीक है। उसके बाद वह राज्य जिसका गठन क्षेत्रीय संस्कृति एवं विकास के आधार पर किया गया है, तो इसमें आपका आखिरी रह गया है जो है झारखंड दे रखा है यहाँ पे डी में, है ना, जो कि संसाधन और विकास के आधार पर इसका गठन किया गया था, इसमें आप डी लिखते, यहाँ पे आप झारखंड लिखते, ठीक है। तो ये आपका मैप हो गया। अब आ जाते हैं कार्टून पे। तो कार्टून में आप देखेंगे, मैं आपको कार्टून समझा देता हूँ। ऊपर ये हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, इधर विपक्षी पार्टी के लीडर्स है, रस्सी खींच रहे हैं, खींचातानी चल रही है हार जीत के लिए, लेकिन पसीने छूट रहे हैं नेताओं के, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा पा रहे हैं, सीटें नहीं मिल पा रही हैं उनको। इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई इस चित्र में। चलिए कार्टून में रस्साकसी का खेल किसके बीच चल रहा है, तो भाई रस्साकसी का बीच जो खेल है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के बीच में चल रहा है, ये लिखना था। पेड़ पर बैठे नेता किस पार्टी के हैं, तो कांग्रेस पार्टी के हैं। पेड़ के ऊपर बैठे नेताओं और नीचे रस्सी खींचने वाले नेताओं के बीच क्या अंतर है, तो भाई ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है जो पेड़ पे बैठे हैं वो सत्ता में है, बाकी जो नीचे जो रस्सी खींच रहे हैं वो नेता विपक्षी पार्टी है, उनके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि वो उनको चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, है ना, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। भाई सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण बता देने थे, बहुत आसान पॉइंट। जो ऊपर सोवियत प्रणाली के असफल होने के कारण से मिलते जुलते ही पॉइंट्स इसमें थे, आप वही पॉइंट्स इसमें लिख सकते थे। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आप विशेषकर रशिया के साथ भारत के संबंध इसमें आप लिख देते, है ना, हो जाता काम। उसके बाद है दक्षिण एशिया में कितने देश है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग कैसे बढ़ाया कीजिए। मतलब ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भाई। दक्षिण एशिया के देशों में कैसे शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले दक्षिण एशिया में आप बताएंगे 8 देश शामिल है ना। शांति और सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो भाई आप बता सकते हैं कि जो देश है
वो आपसी संघर्ष को ख़त्म करे, आपसी मतभेदों को ख़त्म करे, विकास में सहयोग करे, एक दूसरे को व्यापार में सहयोग करे, है ना। अगर किसी देश में कोई आर्थिक मंदी आ जाती है तो सारे देश मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करे, बनाने वाला आंसर था भाई। आपको अपने हिसाब से, अपने दिमाग से इसका आंसर, अपनी बुद्धि से इसका आंसर बनाना था। उसके बाद 8वां में तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया, श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने बनाया था ना, वन शॉट वाली, सोवियत संघ के बिगड़ने के कारण बता दिया था, रशिया के साथ भारत के संबंध भी बता दिए थे, श्रीलंका के जातीय संघर्ष, ये आपका नीचे दिख रहा है जो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, ये भी बता दिया था, ये वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों होनी चाहिए, ये भी बता दिया था। सारे क्वेश्चन भाई आपके उसी में से टपक गए, सेम टू सेम क्वेश्चन, ज़्यादा कोई चेंज भी नहीं हुआ है ना। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष की स्टोरी आप बता सकते थे, 1948 से शुरू हुआ था, सिलियों का दबदबा था, तमिलों को दबाया गया, है ना, इसीलिए तमिलों ने भाई उग्रवादी संगठन बना लिया जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो कि 1983 से ही क्या कर रही है, श्रीलंकाई सरकार के साथ लगातार सशस्त्र संघर्ष कर रही है, जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसको अलग देश बनाने की मांग करती है। पूरा स्टोरी के टाइप में आपको इसका आंसर लिखना था। उसके बाद 29वां क्वेश्चन, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है। इसमें आप उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बारे में बता सकते थे कि भाई जो उत्तरी गोलार्ध के देश है वो विकसित है ना, उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी ज़्यादा ले। दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देश ये मानते हैं कि भाई उन्होंने अब विकास करना शुरू किया है, तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी कम होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए हमारी भी, मतलब जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए, लेकिन कुछ की ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ की अलग होनी चाहिए, है ना। इसी को हम साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी की तरह आप इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते थे। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जानी चाहिए, बहुत सारे कारण आप बता सकते थे। उपजाऊ भूमि लगातार खत्म होते जा रहे हैं, है ना, जो शुद्ध पेयजल है वो भी लगातार खत्म होता जा रहा है, वनों की लगातार कटाई हो रही है, समुद्री जो स्तर है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है आज़ादी के बाद भारत को राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन्हीं एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। भाई तीनों की, वैसे तो तीनों बताने हैं आपको, मतलब वैसे इसमें बताना पहले तीनों है, उसके बाद एक को विस्तार पूर्वक बताना है ना। तो 3 चुनौतियाँ थी, एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना, और तीसरी नियोजित विकास करना। इनमें से किसी एक के बारे में स्पष्ट कर सकते थे आप, ठीक है, और आपको पूरे 6 नंबर दे दिए जाते, बस। उसके बाद है आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस प्रकार शामिल किया गया, वर्णन कीजिए। तो भाई पूरी स्टोरी आपको निज़ाम के बारे में बता देना था कि भाई हैदराबाद के जो शासक है उसको निज़ाम कहा जाता था, दुनिया के सबसे दौलतमंद व्यक्ति में शुमार था वो, है ना, शुमार होता था। तो उसमें आप बता सकते थे कि 1947 में जो भारतीय सरकार के साथ निज़ाम का समझौता हुआ था कि वो क्या करे, सरकार वहाँ पे यथास्थिति बहाल रहने दे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि वहाँ पे महिलाओं ने और किसानों ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन किया, और इस आंदोलन को दबाने के लिए निज़ाम ने रजाकारों का इस्तेमाल किया। रजाकार अव्वल दर्जे के अत्याचारी थे, उन्होंने भाई लोगों को मारना शुरू कर दिया, महिलाओं के साथ अत्याचार किए, उनके साथ बलात्कार किए। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना ने वहाँ पे दखलंदाजी की, रजाकारों को युद्ध में हराया, निज़ाम को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और भारतीय संघ में इसका विलय किया, है ना। तो इस तरीके से भाई ये आपका पेपर जो है वो सॉल्व होता है, मैंने सॉल्व करवा दिया है। बाकी आपको लगता है कि भाई कोई डाउट है आपका, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ज़्यादातर कमेंट का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करता हूँ, है ना। बाकी आप लोग ज़रूर बताएं कि 80 मैक्स से आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, कमेंट में मेरे को बता दें, ताकि मेरे को भी पता लगे। हाँ भाई कुछ बस आप फेंकना मत यार, जो रियल हो ना, आपको जितना अनुमान, आप हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, है ना, और आंसर की भी देख लिया तो आपको पता चले गया होगा कि आप कितने पानी में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, ठीक है। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।